नमस्कार दोस्तों, इन दिनों बांग्लादेश भारत का कुछ ज्यादा ही चहीता मित्र बनने की कोशिश कर रहा है। वो बांग्लादेश जो अब तक भारत को कुछ नहीं समझता था और इसी वजह से चाइना को अपने यहाँ पर लाकर बिठाया, अमेरिका, पाकिस्तान, यहाँ तक कि रशिया को भी बांग्लादेश के अंदर लाकर बिठा दिया। अब बांग्लादेश वालों को समझ में आ रहा है कि भारत वालों से रिश्ता अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिश्ता अच्छा नहीं रखेंगे तो कई वर्षों से जो एक प्रोजेक्ट रुका हुआ है वो अभी भी पास नहीं होने वाला है। अब तक वो प्रोजेक्ट इसलिए रुकता आया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता दीदी की सरकार थी और जैसे ही ममता दीदी की सरकार यहाँ पर गिरी उसके बाद में बांग्लादेश पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है और काफी हद तक खुशियां भी मना रहा है कि चलो अच्छा हुआ है, अब हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर पास हो सकता है। अगर भारत इस प्रोजेक्ट को पास नहीं करता है तो आने वाले कुछ वर्षों के बाद बांग्लादेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लोग भूख और प्यास से मर जाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं आखिरकार ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसे पास करवाने के लिए इन दिनों बांग्लादेश कुछ ज्यादा ही हाथ भी जोड़ रहा है और तिल मिला रहा है। शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहाँ पर देखिए, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं ये है बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं ये, और इनका नाम है तारिक रहमान, जो कि बीएनपी पार्टी से आते हैं। इनकी तरफ से आज सुबह ही ट्वीट करके कहा गया कि भाई साहब अब जो है पश्चिम बंगाल के अंदर किसकी विजय हुई है, बीजेपी की विजय हुई है और अब डबल इंजन की सरकार बन चुकी है। इसलिए हम उम्मीद करेंगे कि जो प्रोजेक्ट बांग्लादेश और भारत के बीच में काफी वर्षों से चल रहा है पर पास नहीं हो पाया है, इसलिए हम चाहते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को पास कर दिया जाए। पास क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश से ही सटा हुआ हमारा एक राज्य है जिसका नाम है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करती थी ममता दीदी। ममता दीदी ने साफ सुथरे शब्दों में कह दिया था केंद्र सरकार को कि आप किसी भी देश की योजना लेकर आ जाओ, मैं मेरे राज्य के अंदर लागू तो नहीं होने दूंगी। जब इन्होंने मना कर दिया, राज्य के सीएम की बिना परमिशन के ये प्रोजेक्ट पास नहीं हो सकता था, इसलिए अब तक ये प्रोजेक्ट रुका रहा। अब उम्मीद जताई जा रही है कि यह प्रोजेक्ट पास हो सकता है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के बारे में आप जरा सुनिए कि यह है क्या। इससे पहले आपको थोड़ा सा इसके इतिहास में जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंटवारा बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम थोड़ा सा इतिहास में चले तो हम चलते हैं 1947 के दौर में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। तो बंटवारे के समय में पाकिस्तान ने भारत से डिमांड करी थी कि हम आपसे कई प्रकार की आर्थिक चीजें ले रहे हैं, रक्षा क्षेत्र में भी हम सब चीजें ले रहे हैं, तो क्यों ना पानी का बंटवारा भी कर दिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के मन में यही डर था कि अगर हमें पानी नहीं दिया तो हम भूखे और प्यासे मर जाएंगे, और अगर पानी को एकदम से छोड़ दिया तो बाढ़ आ जाएगी। इसलिए पानी को लेकर तो बंटवारा करना ही पड़ेगा। अंततः भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 का सिंधु नदी जल समझौता हुआ, जिसके तहत पाकिस्तान को पानी मिलना शुरू हो गया। उसके कुछ समय बाद 1971 में बांग्लादेश का निर्माण होता है और इसको निर्माण कराने में हाथ किसका है? भारत का ही है। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण होता है तो बांग्लादेश ने भी भारत के सामने डिमांड रखी, क्योंकि हम पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करते थे, अब नहीं है, अब हम बांग्लादेश हैं। इसलिए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि आप हमें पानी जो है यहाँ पे मुहैया करवाए। क्यों? क्योंकि एक दो नदियां नहीं बल्कि 54 नदियां जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है यहाँ पर। तो 54 नदियों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर समझौता होना था। अगर ये समझौता नहीं होगा तो करोड़ों की संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भूखे प्यासे यहाँ पर मर जाएंगे। इसीलिए सरकार को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? समझौता करना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण फेज फंसा था तीस्ता नदी को लेकर, जो सीधे सीधे प्रवाहित होकर कहाँ जाती है? बांग्लादेश के अंदर जाती हैं। यानी कि वो तीस्ता नदी जिसकी वजह से 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी लोगों का पेट भरता है, यानी पानी उन्हें मिलता है। 14% ऐसे व्यक्ति हैं बांग्लादेश के अंदर जो सिंचाई यहाँ पर करते हैं, और अगर इसका पानी नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब तीस्ता नदी का प्रोजेक्ट क्या है, आप जरा इसके बारे में सुनिए। तीस्ता नदी की अगर हम बात करें तो ये आपको दिखाई दे रहा है सिक्किम, है ना? सिक्किम है, लाम्हो करके एक झील है। इसी लाम्हो झील के यहाँ पर, यानी हिमालय का भाग यहाँ पर है। लाम्हो झील की अगर हम बात करें तो लाम्हो झील से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है तीस्ता नदी, जो कि सिक्किम से होते हुए पश्चिम बंगाल के इलाके में होते हुए कहाँ इंटर करती है? ये इंटर करती हैं बांग्लादेश के अंदर।
और ये यहाँ से एंटर करती हैं, तब तक असम वाले इलाके से कौन सी नदी आ जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी आती है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह इसके साथ में मिलता है तो बड़ी चौड़ाई में ये बहना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से कई ज़्यादा लोगों को जो है यहाँ पेयजल मिल जाता है, सिंचाई भी मिलती है और बिजली भी कहीं ना कहीं यहाँ से पैदा होती है। यहाँ से होते हुए यह नदी कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब तीस्ता नदी को लेकर यहाँ पर फेज बसा हुआ था। तीस्ता नदी जो कि भारत में 305 किलोमीटर लगभग प्रवाह क्षेत्र है इसका, यानी 83% के आसपास। वहीं बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो 109 किलोमीटर बांग्लादेश के अंदर इसका प्रवाह क्षेत्र है, जो कि 17% है। अब जरा देखिए हुआ क्या, 1971 में बंटवारा हुआ। उस समय नदी को लेकर डिमांड रखी गई। भारत सरकार ने बोला सोचेंगे, देखेंगे, कुछ करेंगे। तब तक भारत ने किसी प्रकार का एक्शन नहीं लिया, ना किसी प्रकार का जवाब दिया। समय बीतता गया और बांग्लादेश के लोग परेशान होते गए। परेशान होते हुए अंततः एक दिन ऐसा आया कि भारत ने बोला ठीक है, तुमको थोड़ा सा पानी हम दे देंगे। 1983 के अंदर एक छोटा सा समझौता हुआ, जो कि अस्थायी रूप से था, कोई दस्तावेज नहीं था, बस ऐसा समझौता कि इसमें भारत की नदी है, भारत चाहे जितना सा पानी तुमको देगा, हम ज्यादा पानी रखेंगे और तुमको थोड़ा सा पानी देंगे, चलेगा। बांग्लादेश के लोगों ने बोला अभी अस्थायी समझौता हो रहा है, ठीक है, पर चाहते हैं कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं स्थायी समझौता हो जाए। बांग्लादेश के लोग यहाँ पर तीस्ता नदी प्रोजेक्ट को थोड़े टाइम के लिए भूल गए। उनके सामने एक नया प्रकार का प्रोजेक्ट आकर शुरू हो गया, जिसे हम कहते हैं गंगा नदी का समझौता। अब हुआ क्या था, भारत एक तरफ जो है डैम बनाने का काम शुरू हो गया। बांग्लादेश वाले घबराना शुरू हो गए कि भाई साहब तीस्ता नदी का पानी मांग रहे थे, वो तो दिया नहीं, और गंगा नदी के ऊपर भी इन्होंने डैम बनाना शुरू कर दिया, जिसे हम फरक्का डैम कहते हैं। क्यों? क्योंकि भारत चाहता था कि गाज जो बन रहा है, जहाज को निकलने में दिक्कत होती है, इसलिए हमें डैम बनाने की जरूरत है और हम डैम बना देंगे तो उससे हमें बड़ी सुविधा होगी। बांग्लादेश वाले घबराना शुरू हो गए कि भाई साहब पानी को ये मोड़ देंगे, हम क्या करेंगे। घबराते हुए भारत में आते हैं और भारत वाले दया खाकर एक समझौता कर लेते हैं, वो भी केवल 30 साल का। 1996 के अंदर जो समझौता हुआ था, जिसे हम गंगा समझौता कहते हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में, जिसमें यह हुआ था कि आने वाले 30 साल यानी कि 2026 तक इनको पानी मिलना है। अब ये तीस्ता नदी की रामायण यहाँ पर भूल गए थे। अब आप सभी जानते हैं कि गंगा नदी समझौता अभी 2026 के अंदर खत्म होना है। उसे लेकर तीस्ता नदी प्रोजेक्ट एक बार फिर से चिल्लाना इन्होंने शुरू कर दिया है। अब आप जरा यहाँ पर देखिए, वो समझौता तो हो गया। 1983 के बाद 2011 के अंदर, जैसे ही बांग्लादेश के अंदर 2008 के बाद में शेख हसीना की सरकार आई और शेख हसीना की सरकार पर प्रेशर पड़ने लगा कि हमें भारत से पानी चाहिए, इसके लिए आप क्या करो, भारत की सरकार से बात करो। और जब शेख हसीना भारत के अंदर आती हैं तो 2011 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उनके सामने जाकर ये बात रखती हैं कि हमें पानी की जरूरत है और हम चाहते हैं कि तीस्ता नदी का पानी जो है कितना मिल जाए, 50-50% हो जाए, यानी 50% भारत वाले यूज करें और 50% हम यूज करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला कि भाई ये बात तो पॉसिबल नहीं है कि आपको 50% पानी दे दे, बस इतना सा पॉसिबल है कि आपको हम 37% पानी दे देंगे, खुद के पास में 42% रख लेंगे और बाकी जो 20-21% बचा हुआ है उसे हम रिजर्व में डाल देंगे ताकि कभी सूखा ना पड़े। भाई ठीक है, शेख हसीना मान गई कि चलो ठीक है। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तीस्ता समझौता पर साइन करने वाले थे, पर इधर से ममता दीदी ने उनको रोक दिया। ममता दीदी बोलती हैं कि भाई साहब आप ऐसे सिग्नेचर नहीं कर सकते, अगर आपने इस नदी का बंटवारा किया तो पश्चिम बंगाल के किसान को बड़ा इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो भी मछली पालन करते हैं, वो भी खेती करते हैं, इसलिए पूरे राज्य को यहाँ पर नुकसान होगा। और इसका हवाला देते हुए इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। समय बीता और समय बीतने के बाद में जब भारत के अंदर फिर से सरकार चेंज हुई, यानी 2014 के अंदर जब पीएम मोदी की सरकार बनी, तो उस समय में शेख हसीना ही बांग्लादेश की पीएम हुआ करती थी। एक बार फिर से शेख हसीना का दौरा होता है भारत के अंदर, और जब ये भारत में आती हैं तो वही वाली बात रखती हैं कि भाई साहब तीस्ता नदी का पानी हमें चाहिए, अगर ये पानी हमें नहीं मिला तो करोड़ों लोग पानी से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। ठीक है भाई। फिर पीएम मोदी की तरफ से कहा गया कि ठीक है, हम इसके लिए बात करने के लिए हमको कहाँ चलना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में जाना पड़ेगा। पीएम मोदी शेख हसीना को लेकर 2014 में किससे मिलने के लिए जाते हैं, इनसे मिलने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर मिलने के बाद जब चर्चा होती है तो उसमें ममता दीदी साफ मना कर देती हैं कि मेरे राज्य का फैसला है, मैं नहीं चाहूँगी कि ये पानी किसी और राज्य को दिया जाए,
हम देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। कुछ समय निकला, उसके बाद में ये प्रोजेक्ट यहीं रोक दिया गया और पीएम मोदी की तरफ से एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर साइन किया गया, जिसे कुशियारा प्रोजेक्ट हम कहते हैं। 2022 के अंदर बांग्लादेश को एक नई नदी का पानी मिला था, जिसे कुशियारा नदी का पानी कहा गया है। अब जरा सोचिए कि वो प्रोजेक्ट जो अब तक केवल ममता दीदी रोकते आई हैं कि भाई साहब बांग्लादेश को अगर पानी दिया तो पश्चिम बंगाल की जनता पर बड़ा असर होगा, अब क्यों ये चर्चा में वापस आ रहा है? क्यों? क्योंकि बांग्लादेश की जो सरकार है वो लगातार अब भारत सरकार से डिमांड कर रही है। उनका कहना है कि भाई साहब केंद्र सरकार में भी आप हो और पश्चिम बंगाल में भी अब आप यहाँ पर आकर बैठ गए हो, तो अब जिस प्रोजेक्ट को लेकर पीएम मोदी पहले सिग्नेचर करने वाले थे वो अब हो सकता है। अब मैं आपको जरा यहाँ पर बताऊं कि वो प्रोजेक्ट जो पहले पास हो सकता था वो अब पास होना चाहिए या नहीं। जरा देखिए, अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में 2008 से लेकर अब तक, ये जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, यानी अब तक जो है 2024 तक किसकी सरकार हुआ करती थी? तो ये सरकार हुआ करती थी किसकी? शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी, है ना। माफ कीजिएगा, 2025 तक शेख हसीना की सरकार हुआ करती थी और शेख हसीना का सबसे ज्यादा झुकाव किस तरफ रहा है? भारत की तरफ रहा है। यानी भारत की अच्छी पड़ोसी वो कहीं ना कहीं साबित हुई है, इसीलिए भारत उन्हें पानी दे सकता था। उसके बाद समय बीता, अंतरिम सरकार का मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर आकर बैठा। उसके कुछ समय बाद अब तारिक रहमान आ गया। तो जब मोहम्मद यूनुस की यहाँ सरकार बनी थी तो उसका सबसे ज्यादा झुकाव था चाइना की तरफ, ना कि भारत की तरफ। तो भारत की तरफ तो झुकाव रहा नहीं है, चाइना की तरफ इनका झुकाव रहा है। और अब तारिक रहमान जो बना है नया अभी प्रधानमंत्री, उसकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमें पानी दे दो। अच्छा ठीक है, झुकाव ना भी रहा, उसकी तरफ से भी पानी दिया जा सकता है। पर अभी कुछ समय पहले ढाका में बैठकर पाकिस्तान के कुछ व्यक्तियों की तरफ से भारत को धमकी दी गई थी। तो क्या इस देश ने उसकी कहीं ना कहीं अवहेलना करी? क्या कहा था बांग्लादेश ने कि भारत को धमकी नहीं देना चाहिए? चलो वो चीज़ भी हम मान लेते हैं और भारत यहाँ पानी देने के लिए रेडी हो जाता है, जो भी है सारी चीज़ों को भुलाकर। भारत को बकायदा पानी देना चाहिए, सोचना भी चाहिए। 50% ना सही 40% ही देना चाहिए। अगर भारत यहाँ पानी दे देता है और एक बार ये लोग उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, यानी बांग्लादेश वाले, और फ्यूचर में अगर भारत और बांग्लादेश का कहीं युद्ध होता है, तो आज जिस प्रकार से पाकिस्तान को पानी को लेकर रुला रखा है, ठीक उसी प्रकार से भारत बांग्लादेश को भी रुला सकता है। क्योंकि यहाँ पर 1-2 लाख जनता नहीं, बल्कि 2 करोड़ से ज़्यादा ऐसी जनता है जो केवल भारत के पानी पर डिपेंड है। और जब ये यहाँ से पानी दे दिया जाएगा तो 2 करोड़ की जगह यहाँ पर कम से कम 4 करोड़ और 4 की जगह 8 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो केवल भारत के पानी पर डिपेंड हो जाएंगे। और आप जरा सोचिए कि अगर कभी बांग्लादेश भारत के खिलाफ जाने की कोशिश करे और फिर भारत पानी यहाँ से बंद कर दे, तो फिर इनका मजा आने वाला है। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या हर बार ममता दीदी का जो फैसला था वो सही था? क्या अब इनको पानी दे देना चाहिए या फिर अभी भी सरकार को पानी नहीं देना चाहिए? क्योंकि शेख हसीना के टाइम में बांग्लादेश का अलग रुबाब था, आज अलग है। क्योंकि जितने भी नेता हुए हैं सब के सब भारत को काटने की बात करते हैं, भारत के चिकन नेक को काटने की बात करते हैं। तो हर बार उनके ऐसे स्टेटमेंट रहे हैं जो भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या समझौता होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? जो भी सोचते हैं आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और हाँ, अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से आपको मेरी आईडी मिलेगी, आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप जनरेटिव एआई को सीखना चाहते हैं तो नारी 100 कोड का यूज़ कीजिएगा और अच्छा खासा डिस्काउंट पाइएगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको पहला कमेंट मिल जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।